हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज वैष्णव एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम 17 अप्रैल के सभी करंट अफेयर को यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन, एक एक इन्फॉर्मेशन को ध्यान से सुनिए, रिलैक्स होकर पूरा सेशन देखिए। और लास्ट में हम कुछ वन लाइनर करंट अफेयर भी डिस्कस करेंगे, तो आराम से रिलैक्स होकर सेशन को देखिएगा, एक एक फैक्ट को नोट कीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आज के करंट अफेयर का, आईसीसी के द्वारा मार्च 2025 के लिए मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो देखिए यहां पर आईसीसी जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, एक तो ईयरली परफॉर्मेंस के आधार पर अवार्ड देती है और इसके अलावा मंथली परफॉर्मेंस के आधार पर मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ और विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड देती है। यहां पर मार्च 2025 के लिए मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ और विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ की हाल ही में घोषणा की गई अप्रैल में। तो मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है भारतीय खिलाड़ी को, श्रेयस अय्यर को। तो श्रेयस अय्यर लास्ट मंथ मार्च में बहुत ही अच्छा इनका परफॉर्मेंस रहा है, तो इसलिए मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ हो गए श्रेयस अय्यर। और यहां पर विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ की बात करें तो ये जॉर्जिया वॉल है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की विमेन क्रिकेट प्लेयर है। ये मार्च मंथ के हो गए। देखिए श्रेयस अय्यर की बात करें तो इनका दूसरा आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब है, क्योंकि इसके पहले फरवरी 2022 के लिए भी श्रेयस अय्यर ही मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीत चुके हैं। अभी मार्च 2024 में एक बार फिर से जीता। अभी लास्ट मंथ मतलब मार्च के पहले अगर हम फरवरी मंथ की बात करें तो फरवरी मंथ के लिए मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब दिया गया था शुभमन गिल को, इंडियन प्लेयर हैं। और विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब दिया गया था अलाना किंग को, जो कि ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट प्लेयर है। तो ये फरवरी के हो गए और अभी जो दिए गए वो मार्च के लिए दिए गए हैं, श्रेयस अय्यर और इसके अलावा जॉर्जिया वॉल, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर। श्रेयस अय्यर भारत में महाराष्ट्र से आते हैं। इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी स्टेट भी पूछ लिया जाता है। अब यहां पर आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट खेलों को आयोजित करवाने वाली, नियंत्रित करवाने वाली या नियंत्रित करने वाली एक इंटरनेशनल बॉडी है। 15 जून 1909 में स्थापना की गई थी। जो पहला हेडक्वार्टर था इसका इंग्लैंड के लंदन में था 1909 से 2005 तक। फिर उसके बाद शिफ्ट किया गया हेडक्वार्टर को दुबई में, यूएई में। 2005 से अभी तक इसका हेडक्वार्टर दुबई में देखने को मिलता है। चेयरमैन की बात करें तो इंडियन चेयरमैन है वर्तमान में आईसीसी के जय शाह, जो कि अमित शाह, जो कि हमारे होम मिनिस्टर है, उनके बेटे हैं। सेकेंड क्वेश्चन, हाल ही में भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। कौन सा है ये देखो, ये भारत का 23वां विधि आयोग है। अच्छा, करता क्या है विधि आयोग की अगर हम बात करें तो ये बॉडी या संस्था करती क्या है? तो देखिए ये अगर हम विधि आयोग की बात करते हैं तो एक एडवाइजरी बॉडी है ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका उल्लेख देखने को नहीं मिलता। सेंट्रल गवर्नमेंट गठित करती है विधि आयोग को, एक एडवाइजरी बॉडी है, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस देती है। किस बात पर? लीगल रिसर्च करती है और कानून से संबंधित मुद्दों पर सेंट्रल गवर्नमेंट को सलाह देती है। कानून या विधि से संबंधित कोई लॉ है, बिल है, उनसे संबंधित मुद्दों पर सलाह देने का काम होता है विधि आयोग का। अभी हाल ही में 23वें विधि आयोग के नए अध्यक्ष अपॉइंट किए गए हैं जस्टिस दिनेश माहेश्वरी। दिनेश माहेश्वरी की यहां पर हम बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, है ना। सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में 2023 में ये रिटायर हुए थे। इसके पहले मेघालय में 2016 और कर्नाटका में 2018 में वहां के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में भी काम कर चुके हैं। कौन? दिनेश माहेश्वरी। रिसेंटली 23वें लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन अपॉइंट किए गए। कमीशन की डिटेल की बात करें, 23वां लॉ कमीशन है ना, तो 23वें विधि आयोग का गठन लास्ट ईयर किया जा चुका था 1 सितंबर 2024 को, और 3 साल के लिए बनाया गया है 31 अगस्त 2027 तक। काम क्या करेगा 23वां विधि आयोग? तो स्पेशली देखिए जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट में लाने की सोच रही है, इसके बारे में डिटेल रिव्यू करेगा और इसके संबंध में सुझाव देगा केंद्र सरकार को। 23वां विधि आयोग
है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड को कैसे लागू किया जा सकता है, कैसे लाया जा सकता है, इन मुद्दों पर केंद्र सरकार को सलाह देने का काम करेगा कौन? तो यह है 23वां विधि आयोग। ओके, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया एग्जीक्यूटिव बॉडी है या फिर एक एडवाइजरी बॉडी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसका गठन किया जाता है और ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंतर्गत या अंडर में काम करती है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। अगर हम यहां पर सदस्य की बात करते हैं तो एक तो चेयरमैन हो जाते हैं जो कि रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, लीगल एक्सपर्ट होते हैं, सीनियर एडवोकेट होते हैं और इसके अलावा ऐसे व्यक्ति जो कि कानून या विधि का अच्छा ज्ञान रखते हो, ऐसे व्यक्ति सदस्य हो सकते हैं विधि आयोग के। अध्यक्ष हमेशा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज, रिटायर्ड जज होते हैं। 3 साल के लिए विधि आयोग का गठन किया जाता है। इंडिया में सबसे पहला जो विधि आयोग था ना, वो अंग्रेजों के शासनकाल में स्थापित किया गया था। अंग्रेजों के शासनकाल में 1834 में एक चार्टर एक्ट लाया गया था। 1833 में चार्टर एक्ट 1833 के माध्यम से जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे ना, उनको भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। लॉर्ड विलियम बेटिक बने थे भारत के पहले गवर्नर जनरल और उसी एक्ट के माध्यम से भारत में पहली बार लॉ कमीशन फॉर्म हुआ 1834 में और इसके अध्यक्ष बने थे लॉर्ड मैकाले, काफी फेमस है। जब भारत आजाद हुआ तो उसके बाद पहला जो लॉ कमीशन बना 1955 में, इसके अध्यक्ष MC सीतलवाड़ थे और फिर 22वें लॉ कमीशन जो कि लास्ट था हमारा, वो जस्टिस ऋतु राज अवस्थी अध्यक्ष थे 22वें विधि आयोग के। और अब अपॉइंट किए गए हैं दिनेश माहेश्वरी 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष। डन हो जाता है, आगे बढ़ेंगे। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डस्ट लीग किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है डस्ट लीग के नाम से, भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य में इसका आयोजन किया जाता है। रिसेंटली इसकी शुरुआत की गई है भारत के पुणे में, है ना। पुणे में फॉरेन ट्रेनिंग नोड पुणे में स्थित है, भारत की एक सैन्य छावनी आप इसको बोल लो। यहां पर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की शुरुआत की गई है 16 तारीख को और यह 28 अप्रैल 2025 तक आयोजित की जाएगी। इस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है डस्ट लीग और इस बार ये 6th एडिशन है जो कि आयोजित किया जा रहा है। दोनों देशों के मध्य में जो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन है उनको बढ़ावा देना, इसके अलावा आपसी कॉपरेशन को बढ़ावा देना, आपसी सहयोग को बढ़ावा देना, दोनों देशों के मध्य में पीस को स्थापित करना उद्देश्य जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डस्ट लीग को आयोजित किए जाने का। सबसे पहली बार इसकी शुरुआत 2019 में की गई थी। टन बाय टन दोनों देशों में आयोजित की जाती है। तो पहली बार उज्बेकिस्तान में आयोजित की गई, हर साल दोनों देशों के मध्य में होती है। 5th एडिशन 2024 में उज्बेकिस्तान में ही हुआ था और अब 6th एडिशन आयोजित किया जा रहा है पुणे महाराष्ट्र में, भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य में। ओके, इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल दिवस जिसे वर्ल्ड हेरिटेज डे कहा जाता है, ये हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो द इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट एंड साइट्स या वर्ल्ड हेरिटेज डे, ये हर साल मनाया जाता है 18 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। देखिए उद्देश्य क्या है, तो वर्ल्ड हेरिटेज के संरक्षण के लिए लोगों को अवेयर करना, जो कल्चरल हेरिटेज है पूरे वर्ल्ड में उनके संरक्षण के लिए, सुरक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए, एक तो देशों को अवेयर करना, देशों की गवर्नमेंट को अवेयर करना और इसके अलावा जो लोग हैं ना वो भी समझें कि जो कल्चरल हेरिटेज होते हैं, जो हिस्टोरिकल हेरिटेज हैं, उनको सेव किया जाना चाहिए क्योंकि वो कहीं ना कहीं उस देश के कल्चर के बारे में सबसे पुराने प्रमाण होते हैं, कल्चर को दर्शाते हैं। टूरिज्म भी बढ़ता है इन चीजों के कारण। तो ऑल ओवर देखिए कहीं ना कहीं किसी देश का विकास छुपा हुआ है कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने में। तो इसके प्रति लोगों को अवेयर किया जाए, देशों को अवेयर किया जाए, इसलिए 18 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज डे। एक संस्था है इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट एंड साइट्स, जिसे शॉर्ट में इकोमॉस के नाम से जाना जाता है। इसने सबसे पहली बार 1982 में प्रपोजल रखा था कि भैया हमको मनाना चाहिए वर्ल्ड हेरिटेज डे को।
इस प्रपोजल को यूनेस्को के द्वारा 1983 में अप्रूवल दिया गया और 1983 में ऑफिशियली अप्रूवल के बाद ये 18 अप्रैल को तब से मनाया जा रहा है। अगर थीम की बात करें, देखिए ये एक संस्था का नाम याद रखना, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, ओके, क्योंकि इसी का प्रपोजल था। इस संस्था की बात करेंगे कि ये क्या करती है, लेकिन उसके पहले हम समझते हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज डे की 2025 में थीम क्या है। तो डिजास्टर एंड कॉन्फ्लिक्ट रेसिलिएंट हेरिटेज, प्रिपरेशन एंड लेसन्स फ्रॉम 60 ईयर ऑफ इकोमोस, ये जिसके नाम पर ये थीम रखी गई है ना, उसी संस्था के द्वारा प्रपोजल लाया गया था, है ना, यही है इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट एंड साइट्स। इसके अलावा 2024 की थीम की बात करें तो डिजास्टर एंड कॉन्फ्लिक्ट थ्रू द लेंस ऑफ द वेनिस चार्टर। वेनिस चार्टर लाया गया था 1964 में और इसी चार्टर, ये 1964 में लाया गया था और इसी चार्टर के आधार पर 1965 में इकोमोस नाम की संस्था की स्थापना की गई, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट। एक इंटरनेशनल बॉडी है जो कि पूरे वर्ल्ड में कल्चरल हेरिटेज साइट के कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। 1965 में स्थापना, वेनिस चार्टर के आधार पर। इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस के पेरिस में। वेनिस चार्टर क्या है? एक इंटरनेशनल ट्रीटी या गाइडलाइन है ना, जो कि हेरिटेज बिल्डिंग, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, मॉन्यूमेंट्स, इनके कंजर्वेशन के लिए मदद करती है। 1964 में इटली के वेनिस में ये बनाई गई थी, अपनाई गई थी, तो ये वेनिस चार्टर कहलाती है। आगे आइए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा गठित चीता परियोजना संचालन समिति ने कुनो नेशनल पार्क से कुछ चीतों को कहां पर ट्रांसफर करने या स्थानांतरित करने को मंजूरी प्रदान की है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो कि देश में नॉर्मली बंगाल टाइगर के संरक्षण के लिए बनाई गई थी, इसके द्वारा एक गठित जो समिति है ना, जिसका नाम है चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी, इसने हाल ही में कुनो नेशनल पार्क, पूरे भारत में चीते केवल कहां पर है, कुनो नेशनल पार्क, यह देखने को मिलता है मध्य प्रदेश राज्य में। यहां से कुछ चीतों को स्थानांतरित करने की मंजूरी दी है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। अब गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का है, तो यह भी हमको मध्य प्रदेश राज्य में ही देखने को मिलती। एनटीसीए है ना, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, शॉर्ट में एनटीसीए के नाम से जाना जाता है। इसके अंडर में एक चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी बनी थी, जिसने घोषणा की है कि भाई कुनो नेशनल पार्क से अब चीतों को गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बसाया जाना चाहिए, तो मंजूरी प्रदान कर दी है। 4 से 5 चीतों को शुरुआती दौर में गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ले जाया जाएगा। अभी अगर हम देखें तो कुनो नेशनल पार्क में 26 चीते देखने को मिलते हैं। यहां से 4-5 चीतों को लेके जाया जाएगा गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। उद्देश्य क्या है भाई, क्यों ले जाया जा रहा है? ताकि देखिए, अगर कभी कोई पेंडेमिक फैलता है चीतों के मध्य में, कोई महामारी फैलती है, तो ऐसा नहीं हो कि एक साथ पूरे चीते खत्म हो जाए। मतलब हम नामीबिया से, साउथ अफ्रीका से चीतों को लेकर आए, हमने बहुत लंबी प्रोसेस इसको फॉलो की है, और अब जब हम उनको बढ़ाने की, उनके कुनबे को बढ़ाने की हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो कि कोई पेंडेमिक पूरे चीतों को खत्म कर दे, है ना। एक बीमारी फैली और सब खत्म रातों रात, तो इसीलिए इनको डिवाइड करना जरूरी है। तो कुछ चीतों को, 4-5 चीतों को गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भेजा जाएगा, ताकि चीतों का एरिया बढ़े, उनकी पॉपुलेशन को बढ़ाने में मदद मिले और फाइनली उनका कंजर्वेशन आसान हो। प्रोजेक्ट चीता, देखिए इंडिया में 1952 में आखिरी बार चीते देखे गए थे, उसके बाद ये विलुप्त हो गए। भारत ने चीतों की पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए 2022 में चीता प्रोजेक्ट की शुरुआत की, और इसके तहत नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट इंडिया और नामीबिया और साउथ अफ्रीका के चीता विशेषज्ञों ने सहयोग दिया, इसे लागू किया, और नामीबिया से शुरुआत में 8 चीते लाए गए और इसके बाद 12 चीतों को साउथ अफ्रीका से इंडिया में लाया गया कुनो नेशनल पार्क में, जो कि एमपी के उत्तर में स्थित है, श्योपुर और शिवपुरी जिले में फैला हुआ है। ठीक है,
तो मध्य प्रदेश के शिवपुरी और श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है कुनो नेशनल पार्क। यहां से चीतों को ट्रांसफर किया जाएगा, ये कुनो नेशनल पार्क, यहां से ट्रांसफर किया जाएगा गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश के नीमच और मंदसौर में फैली हुई है, जो कि एमपी और राजस्थान के बॉर्डर पर है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है ना, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एजेंसी है, स्पेशली बंगाल टाइगर की सुरक्षा के लिए बनाई गई थी 2005 में। किस एक्ट के तहत? तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इसका निर्माण किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत काम करती है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो आई होप डिटेल समझ में आई होगी एक एक। तो चीतों को कहां ट्रांसफर किया जा रहा है? कुनो सेंचुरी या नेशनल पार्क से गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, दोनों ही एमपी में स्थित है। आगे बढ़ने से पहले आपको ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं। आप सभी के लिए कंप्लीट मैथ पैकेज यहां पर अवेलेबल है, जहां पर देखिए अर्थमेटिक फाउंडेशन कोर्स आपको यहां पर मिल जाएगा बैच, एडवांस फाउंडेशन बैच आपको मिल जाएगा, 70 आवर मैथ रिवीजन आपको यहां पर मिल जाएगा, 70 डेज मैथ्स कोर्स अवेलेबल है, कैलकुलेशन बूस्टर और मैथ का क्वेश्चन बैंक, ये सभी आपको एक जगह एक मैथ्स के पैकेज में अवेलेबल है। काफी नॉमिनल प्राइस में आपको ये पूरा एक पैकेज मिलता है मैथ्स का। मैथ्स का किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इसके बाद आपका गलत नहीं जाएगा। ओके, बहुत ही इजी वे में अलग अलग तरीके से आपको मैथ्स की जो आपकी प्रॉब्लम है वो यहां पर सॉल्व हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, वहां पर क्लिक करके आप इसे डायरेक्ट अवेल कर सकते हैं। और इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए, वहां पर आपकी हमारी जो सपोर्ट टीम है वो आपकी मदद कर देगी। आगे बढ़े। हाल ही में स्टार्टअप क्यू न्यू लैब्स के द्वारा लॉन्च किया गया क्यू शील्ड क्या है? तो एक स्टार्टअप है दक्षिण भारत का क्यू न्यू लैब्स, इसने हाल ही में क्यू शील्ड लॉन्च किया है, जो कि क्वांटम साइबर सुरक्षा प्लेटफॉर्म है। ओके, क्वांटम साइबर सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म, इंडिया का पहला क्वांटम साइबर सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म है ये, जो कि एक स्टार्टअप के द्वारा शुरू किया गया है। तो भारत की एक स्टार्टअप क्यूनू लैब्स से दुनिया का फर्स्ट क्वांटम सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म क्यू शील्ड इसने बनाया है। आंसर ले लिया हमने, यह आंसर हो गया आंसर सी, ठीक है ना। तो स्टार्टअप का नाम है क्यूनू लैब्स। देखिए, यह आपको प्रोटेक्ट करेगा, इंडिया को प्रोटेक्ट करेगा, जो इंडिया की कंपनीज है, जो गवर्नमेंट है, उनको प्रोटेक्ट करेगा साइबर अटैक से। इन शॉर्ट अगर हम समझे, इंडियन गवर्नमेंट का जो कंपनी का डेटा है, जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो अदर सिस्टम है, उनको साइबर अटैक से बचाना, हैकर्स से बचाने में मदद करेगा। अब आप बोलोगे सर पहले भी तो था, बिल्कुल था, लेकिन क्वांटम सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म जो कि क्वांटम टेक्नोलॉजी पे काम करता है, ये पहली बार बनाया गया है। अच्छा, साइबर अटैक समझते होंगे ना, कोई भी कंप्यूटर के माध्यम से वायरस भेज के हमारे जो, चाहे वो हमारी डिफेंस सेक्टर हो, हमारी गवर्नमेंट के अदर जो फाइल्स हैं, उनको डायरेक्ट हमारे कंप्यूटर पे एक्सेस कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है, हमारा डेटा चुरा सकता है ना, हमारे जो सिस्टम है उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये साइबर अटैक होता है ना। तो इनसे बचाने के लिए क्वांटम टेक्नोलॉजी पे काम करने वाला क्वांटम सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म क्यू शील्ड पहली बार इंडिया में डेवलप किया गया है क्यू न्यू लैब्स के द्वारा। तो क्वांटम टेक्नोलॉजी, उन प्रिंसिपल्स और टेक्निक का उपयोग करना जो क्वांटम फिजिक्स पर आधारित है। ओके, अलग अलग जगह पर क्वांटम टेक्नोलॉजी का आजकल यूज किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर में, है ना, कम्युनिकेशन में, सिक्योरिटी में, सेंसर्स में, यहां पर क्वांटम टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। जो नॉर्मल टेक्नोलॉजी है उससे काफी फास्ट है और काफी ज्यादा सिक्योर है, काफी ज्यादा सटीक रूप से काम करती। तो इसी टेक्नोलॉजी पर आधारित क्वांटम सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है क्यू शील्ड नाम का क्यू न्यू लैब्स के द्वारा, जो कि एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी है। हेडक्वार्टर कर्नाटक के बेंगलुरु में देखने को मिलता है और इस कंपनी की स्थापना की गई थी 2016 में। आगे, हाल ही में चर्चा में रहा एल नीनो क्या है? अच्छा, एल नीनो, ला नीनो, ला नीना आपने पहले भी सुना होगा, कभी ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो एल नीनो और ला नीना पढ़ने में आया होगा। तो क्या है भाई? ये प्रशांत महासागर में समुद्री तापमान में असामान्य वृद्धि एल नीनो कहलाती है।
आंसर हो जाता है आंसर सी। अभी सुर्खियों में क्यों है? देखिए क्या होता है, जब ला नीना की कंडीशन होती है ना, तो सामान्य परिस्थितियों में जो प्रशांत महासागर का आपको क्षेत्र देखने को मिल रहा है, दक्षिण अमेरिका से अगर हम पश्चिम की ओर चले और एशिया और ऑस्ट्रेलिया से पूर्व की ओर चले, तो ये नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन जब एल नीनो कंडीशन होती है तो ये तापमान में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है प्रशांत महासागर के क्षेत्र में। तो हाल ही में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये चीज बताई है कि भाई इस साल इंडिया में एल नीनो कंडीशन या एल नीनो इफेक्ट जो है वो न्यूट्रल रहेगा, मतलब एल नीनो का प्रभाव इस बार देश में देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए जो वर्षा है ना वो सामान्य से ज्यादा होगी इस बार इंडिया में। पूरे देश में एवरेज जो बारिश होती है उससे 5% ज्यादा बारिश होगी, मतलब 105% बारिश देखने को मिलेगी इंडिया में। एवरेज हमारा 87 सेंटीमीटर का इंडिया में, जो कि एवरेज से ज्यादा बारिश या रेन इस बार हमको इंडिया में देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर एल नीनो प्रभाव देश में देखने को मिलता तो उस साल याद रखिएगा या तो सूखा पड़ता है या औसत से बहुत कम बारिश होती है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के एक सर्वे के अनुसार पिछले 123 साल में 22 बार इंडिया में एल नीनो प्रभाव देखने को मिला है, और इन 22 बार एल नीनो प्रभाव में से 16 बार ऐसा रहा जब भारत में बारिश ना के बराबर हुई या बहुत ही कम हुई, आधी बारिश भी नहीं। तो एल नीनो इफेक्ट के कारण भारत में जो मानसून है ना वो कमजोर रहता है। हर 2 से 7 साल में कहीं ना कहीं एल नीनो इफेक्ट इंडिया में देखने को मिलता है। सर है क्या एल नीनो ला नीना, आप बता तो रहे हो पर ये है क्या? तो देखिए पूरा ज्योग्राफी में तो मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर वो आधे घंटे का लेक्चर हो जाता है पूरा, मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं। देखिए क्या होता है कि अगर आप ये एरिया देखें ना तो ये यूएसए है, मतलब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, और अगर आप इधर आएंगे तो ये आपको देखने को मिलेगा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। इसको बीच में से आप ब्रेक कर लो मैप को, है ना। ये है उत्तरी अमेरिका और ये है दक्षिण अमेरिका। इधर आते हैं तो ये है एशिया का पूर्वी हिस्सा और ये है ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी हिस्सा, और जो बीच में ये आप एरिया देख रहे हैं ये प्रशांत महासागर का क्षेत्र है। सेम मैप ये भी है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, ला नीना जो है ना वो नॉर्मल जल धाराएं हैं जो कि साल भर बहती है। होता यह है कि जो ट्रेड विंड है ना वो ध्रुवों से चलते हुए पेरू के पश्चिमी तटों से होते हुए इक्वेटर से लगते हुए पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। ये गर्म जो महासागरीय व्यापारिक पवनें है ना, ये जब पश्चिम की ओर चलती है तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में या एशिया के पूर्व में यहां पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र निर्मित होता है, क्योंकि ये पवनें गर्म है। इन निम्न वायुदाब के क्षेत्र निर्मित होने के कारण जो पवनें हैं वो वायुमंडल में हल्की होकर ऊपर उठती है, और संघनन के कारण अगर हम यहां पर देखें तो संघनन के कारण जब ऊपर उठती है तो यहां पर इस क्षेत्र में बारिश करवाती है। तो इससे क्या होता है कि एशिया के पूर्व में ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्रों में बारिश बहुत ज्यादा होती है। यह है ला नीना इफेक्ट। सामान्य पवनें इसी आधार पर ही चलती है, और यही पवनें जब ठंडी होकर वापस उतरती है ना तो ये एक पवन आती है पेरू के तट की तरफ और एक उधर जाती है इंडिया के दक्षिण में हिंद महासागर की ओर, और वहां से इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है वहां पर वर्षा करवाती है। तो यहां पर जब ला नीना कंडीशन है तो इंडिया में जो मानसून है या तो सामान्य रहता है या फिर बारिश ज्यादा होती है। ये ला नीना इफेक्ट है। लेकिन क्या होता है कभी कभी सन स्पॉट के कारण जो पेरू का पश्चिमी क्षेत्र है ना, जो कि प्रशांत महासागर का पूर्वी क्षेत्र है, ये कभी कभी गर्म हो जाता है। ऐसी कंडीशन में जो पवनें है ना उल्टी चलती है। अभी पवनें जो ट्रेड विंड्स हैं वो पश्चिम की ओर जा रही थी, पेरू के पश्चिम से प्रशांत महासागर में पूर्व से लेकर पश्चिम तक। लेकिन जब एल नीनो होता है, मतलब देखिए कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है कि पेरू के पास सन स्पॉट के कारण जो प्रशांत महासागर का क्षेत्र वो गर्म क्यों होने लगता है ये क्षेत्र, इसका कोई रीजन पर्टिकुलर अभी साइंटिस्ट को पता नहीं चला। लेकिन 2-3 साल में ऐसी कंडीशन होती है। तब क्या होता है कि ये पवनें ना जस्ट उल्टी चलने लगती है, और यहां पर जो एशिया और ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र है यहां पर इस साल बारिश नहीं होती। तो इंडिया में भी जब एल नीनो इफेक्ट होता है तो उस साल बारिश बहुत कम होती है। 2-3 साल में ये प्रॉपर हमें देखने को मिलता है।
एल नीनो इफेक्ट, लेकिन इस साल ये देखने को नहीं मिलेगा। यहां पर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं। भारत में मौसम विज्ञान पर रिसर्च के लिए है ना एक सबसे बड़ी एजेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत ये काम करती है। स्थापना 1875 में, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है और मृत्युंजय मोहापात्रा वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल के पद पर हैं। आगे बढ़िए। हाल ही में मेडल डे परेड के दौरान भारत के कितने सैनिकों को यूनाइटेड नेशन मेडल प्रदान किया गया? तो देखिए, यूनाइटेड नेशन के लिए जो पीस कीपर के रूप में काम करते हैं, ऐसे 821 भारत के जो सेना के जवान हैं उनको हाल ही में यूनाइटेड नेशन मेडल से सम्मानित किया गया है। कितने? 821। देखिए, यूनाइटेड नेशन पीस कीपर को हमको समझना पड़ेगा कि यूनाइटेड नेशन पीस कीपर क्या होते हैं। देखिए, यूनाइटेड नेशन के शांति सैनिक होते हैं पीस कीपर। इसमें क्या होता है, यूनाइटेड नेशन की जो मेंबर कंट्री होती है ना, अपने देश के सैनिकों को भेजती है यूनाइटेड नेशन पीस कीपर के रूप में किसी भी देश में जहां पर गृह युद्ध के हालात हैं, आंतरिक हिंसा के हालात हैं, युद्ध के हालात हैं, या फिर कोई आपदा आ जाती है ना, तो डिजास्टर की कंडीशन में, तो ऐसी जगह पर यूनाइटेड नेशन उन पीस कीपरों को लगाता है काम के लिए, ताकि वो वहां पर इंटरनेशनल सहयोग है एक तरीके का। यूनाइटेड नेशन की खुद की कोई आर्मी नहीं है, लेकिन वो जो मेंबर कंट्री है ना, वो अपने सैनिक भेजते हैं यूनाइटेड नेशन पीस कीपर के रूप में कहीं भी ऐसी कंडीशन में काम करने के लिए, सहायता करने के लिए। तो यूनाइटेड नेशन इंतरिम फोर्स इन लेबनान के रूप में, जो कि लेबनान में तैनात की गई थी गृह युद्ध की स्थिति में, है ना, तो यहां पर जो इंडियन जवान अपॉइंट किए गए थे यूनाइटेड नेशन पीस कीपर के रूप में, ऐसे 821 जवानों को यूनाइटेड नेशन मेडल हाल ही में प्रदान किया गया है। यूनाइटेड नेशन की एक सेरेमनी होती है ना, मेडल डे परेड होती है, उसमें 821 इंडियन सैनिकों को, जवानों को यूनाइटेड नेशन मेडल दिए गए। मेडल उन पीस कीपर को मिलता है जिन्होंने यूनाइटेड नेशन मिशन में कम से कम 19 डेज तक कंटिन्यू सेवा दी हो या काम किया, 3 महीने तक कंटिन्यू। तो हमारे जो 821 सैनिक है, उन्होंने लेबनान में 3 महीने से ज्यादा काम किया है यूनाइटेड नेशन पीस कीपर के रूप में। यूनाइटेड नेशन पीस कीपर को ब्लू बेरेट्स या फिर ब्लू हेलमेट्स के नाम से जाना जाता है। यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा अलग अलग देशों में शांति मिशन की मंजूरी दी जाती है और ये सारे पीस कीपर यहीं पर काम करते हैं। याद रखना कि जो देश है ना, यूनाइटेड नेशन की मेंबर कंट्री, वो अपनी इच्छा से इन सैनिकों को भेजती है ना, यूनाइटेड नेशन की तरफ से ये नहीं किया जाता है। जो देश मेंबर है वो अपने सैनिक भेजते हैं ताकि वो यूनाइटेड नेशन पीस कीपर के रूप में काम करे, क्योंकि यूनाइटेड नेशन के पास अपनी कोई भी एक परमानेंट आर्मी नहीं, मेंबर कंट्री ही अपने सैनिक भेजती है। तो ठीक है, मेडल समझ में आ गया। इंटरनेशनल सर्विस मेडल है यूनाइटेड नेशन का, ऐसे सैनिकों को दिया जाता है, पुलिस कर्मियों को, सिविलियंस को दिया जा सकता है जिन्होंने डिजास्टर रिलीफ या फिर किसी भी ऐसी कंडीशन में यूनाइटेड नेशन पीस कीपर के रूप में काम किया हो। तो अभी जो इंडियन सैनिक है, कितने को मिला? 821 सैनिकों को। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2025 का तीसरा संस्करण कहां आयोजित किया जाएगा? वैसे 2024 का है, ये 2025 में आयोजित किया जा रहा है। तो भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है नॉर्वे में। कहां पर? नॉर्वे में। आंसर सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। तो थर्ड इंडियन नॉर्डिक समिट 15 से लेकर 16 मई 2025 तक नॉर्वे की राजधानी ऑस्लो में आयोजित की जाएगी, है ना। यह ऑस्लो में आयोजित होगा। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे। इंडिया और 5 नॉर्डिक कंट्रीज के मध्य में ट्रेड को लेकर, ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए, क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए, शांति सहयोग को बढ़ावा देने के लिए यहां पर चर्चा की जाएगी थर्ड इंडियन नॉर्डिक समिट में। सबसे पहली बार फर्स्ट इंडियन नॉर्डिक समिट का आयोजन 2018 में किया गया था स्टॉकहोम डेनमार्क में। फिर सेकेंड इंडियन नॉर्डिक समिट 2022 का आयोजन किया गया डेनमार्क के कोपेनहेगन में। और अब तीसरी समिट आयोजित की जा रही है 2025 में नॉर्वे की राजधानी ऑस्लो में। अच्छा, यहां पर आपको नॉर्डिक कंट्री समझ नहीं आई ना कि सर नॉर्डिक देश क्या होते? देखिए,
नॉर्डिक कंट्री में 5 देश शामिल होते हैं, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड। यूरोप के उत्तर में, नॉर्थ में ये देश स्थित है। लेकिन नॉर्डिक कंट्री बोलने का इनको कारण है क्योंकि ये एक नॉर्डिक लैंग्वेज को फॉलो करते हैं और एक रिलीजन को फॉलो करते हैं जो कि है नॉर्स रिलीजन। आपको पता है नॉर्स रिलीजन में जो फॉलो किया जाता है इन 5 देशों के द्वारा स्पेशली, उसमें पता है जो देवी देवता है ना नॉर्स धर्म में, वो ऑडिन, थॉर, लोकी, जिनका आपने थॉर मूवी में देखा होगा, मार्वल की मूवी है ना, तो जो आपने वो कैरेक्टर देखे ना वो एक्चुअल में देवी देवता है किनके, उन लोगों के जो कि नॉर्स रिलीजन को मानते हैं। और जो 5 नॉर्डिक देश है ना वो नॉर्स रिलीजन को फॉलो करते हैं, तो इन्हें कहा जाता है नॉर्डिक कंट्री। ओके, इसके अलावा स्कैंडिनेवियन कंट्रीज भी होती हैं जो कि स्कैंडिनेवियन पेनिसुला पर स्थित है, प्रायद्वीप पर। इनमें गिना जाता है नॉर्वे को, स्वीडन को और डेनमार्क को। तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, तो याद कर लो। आगे बढ़ते हैं तब तक। लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लू और सनस्ट्रोक को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? तो लू और सनस्ट्रोक को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है तेलंगाना राज्य ने। ठीक है, राज्य विशिष्ट आपदा किसको? लू को और हीटवेव को और सनस्ट्रोक को। तो हीटवेव और सनस्ट्रोक, देखिए अब इससे होगा ये कि अगर किसी की भी मृत्यु हीट वेव या सनस्ट्रोक के कारण होती है, लू के कारण होती है, हीट वेव के कारण होती है, तो उन्हें स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड में से 4 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। अभी तक ऐसे मृतकों को आपदा बंधु स्कीम के तहत केवल 50,000 रुपए दिए जाते थे, लेकिन क्योंकि अब इसे राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया गया है हीट वेव और सनस्ट्रोक को, तो अब स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड में से 4 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। तो हीट वेव और सनस्ट्रोक आपको पता है सामान्य से ज्यादा अगर टेम्परेचर कई दिनों तक रहता है, लगातार गर्मी पड़ती है, तो वो कहलाता है हीट वेव। वैसे आईएमडी की भी एक डेफिनेशन है हीट वेव और लू को लेकर, हीट वेव या फिर सनस्ट्रोक को लेकर। तो आईएमडी का कहना है कि अगर किसी स्थान पर मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक हो जाता है, सामान्य से तापमान 4.5 डिग्री से लेकर ऑलमोस्ट 6.5 डिग्री तक की अगर वृद्धि हो जाती है, तो उसे कहा जाता है हीट वेव। और अगर ये वृद्धि ऑलमोस्ट 6.4 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है, तो फिर ये गंभीर हीट वेव की परिस्थिति है, सामान्य से, है ना, 6.4 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा, तो फिर ये गंभीर हीट वेव का मामला है। तो हीट वेव और सनस्ट्रोक ये 2 चीजें हैं जिसको राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है। किसने? ये घोषित किया है तेलंगाना सरकार ने। ओके, तो यहां पर देखिए 17 अप्रैल के सारे करंट अफेयर हमारे हो गए हैं, लेकिन यहां पर हम कुछ अदर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस कर लेते हैं। तो एक दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट काफी सुर्खियों में रहा है। अभी सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि इसकी तीसरी यूनिट का फाउंडेशन स्टोन रखा है भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने। दीनबंधु थर्मल पावर प्लांट, या फिर पूरा नाम है दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट। इसका जो तीसरा प्लांट बनेगा ना वो 800 मेगावाट की कैपेसिटी का होगा। भारत के हरियाणा राज्य में यह स्थित है। पहले 2 प्लांट इसके काम कर रहे हैं जिनकी कैपेसिटी एक यूनिट की 300 मेगावाट है, और अब तीसरी यूनिट की होगी 800 मेगावाट। कहां पर? हरियाणा में। इसके अलावा शैनल जो कि एक लग्जरी फ्रेंच ब्रांड है ना, फैशन ब्रांड है, इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है अनन्या पांडे, लग्जरी ब्रांड शैनल की। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। आइए देखते हैं। आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 1 में भारत ने कितने मेडल जीते? 4 मेडल जीते हमने। भारत लेजर बीम से फिक्स्ड विंग ड्रोन को मार गिराने की क्षमता रखने वाला दुनिया का कौन सा देश बना? चौथा देश बना। एशियाई वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में भारत के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कौन सी रैंक है? तो ये रैंक है 9th। इंडिया सुपर लीग 2025 में किस टीम ने आईएसएल कप जीता है? तो ये हो जाती है मोहन बागान।
हाल ही में अनुसूचित जाति उप श्रेणीकरण लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो यह बना है तेलंगाना। माउंट स्पूर ज्वालामुखी अमेरिका के अलास्का में देखने को मिलता है। हाल ही में किस शहर ने 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस के रूप में घोषित किया है? तो यह हो जाता है न्यूयॉर्क सिटी। हाल ही में भूभारती नामक नया भूमि रिकॉर्ड पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो इसे लॉन्च किया है तेलंगाना ने। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में पुलिस न्यायपालिका जेल व्यवस्था के आधार पर कौन सा राज्य ओवरऑल कैटेगरी में शीर्ष पर रहा? तो यह हो जाता है कर्नाटका। और लास्ट क्वेश्चन था हमारा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर का नाम क्या है? तो यह है गज सिम्हा। ये सारे करंट अफेयर हमारे कल के सेशन के। अब हम चलते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर पर। यमांडू ओरसी हाल ही में किस देश के प्रेसिडेंट बने हैं? तो ये बने हैं उरुग्वे के प्रेसिडेंट। ठीक है। स्टीव स्मिथ जिन्होंने वनडे इंटरनेशनल से संन्यास की घोषणा की, किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं। और थलक्की वंदनम योजना किस राज्य में लॉन्च की गई? तो इसे लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश सरकार ने। ये तीनों क्वेश्चन के आंसर हो गए हमारे। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? पहला क्वेश्चन। इंसुलिन की खोज किसने की थी? सेकंड क्वेश्चन। और कैलाश सत्यार्थी को किस वर्ष नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था? शांति का नोबेल। तीनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट में कीजिए। सेशन कैसा लगा ये भी बताइए। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।